हेलो एवरीवन, डॉक्टर फ़ाखिर गायनेकोलॉजिस्ट। आज की जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओबेसिटी यानी कि मोटापा। और उसके साथ अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, मोटापा को लेकर के आप वैसे ही परेशान होते हो कि क्या करूं, कुछ खाते नहीं फिर भी मोटे होते जा रहे हैं। खैर, हम लोग ओबेसिटी पे बहुत डीप बात नहीं करने वाले हैं कि क्यों होता है और कैसे होता है। लेकिन खुदा न खास्ता आपकी वेट ज्यादा है, यानी कि एवरेज अगर हाइट 5, उसमें आपका वेट 65 से अगर ज्यादा है, या उससे हाइट ज्यादा जब 5'2", 5'3" इंच है आप, और उसके बाद वेट आपका 70 से ज्यादा है, पेट में फैट ज्यादा है, अगर टमी ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आप मोटे हो, ओबीज हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी आ जाती है ना, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो प्रॉब्लम्स काफी कम हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल वेट के जो लोग होते हैं, लेडीज होती हैं, उनसे आपको ज्यादा होते हैं। तो आपका पहला सवाल जैसे क्लिनिक में जैसे आते हैं, डॉक्टर क्या करें, वेइंग मशीन पे देखते हैं और देखते हैं कि वेट इतना ज्यादा है, क्या करें, वेट इतना ज्यादा कैसे हो गया, अब क्या करें। तो जनरली मैं यही सलाह लूंगी कि ठीक है, ये प्रेगनेंसी को हम लोग बहुत ध्यान से कैरी ऑन करेंगे और बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले आप प्लीज वेट अपना कम जरूर कीजिएगा। डॉक्टर, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर मेरी वेट ज्यादा हो, तो मेरे बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जनरली क्या होता है ना कि ओबीज पेशेंट अगर प्रेगनेंसी होती है तो मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। हो सकता है वो पीसीओएस के पेशेंट हो और अंडे की क्वालिटी, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई हो, या तो यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पीसीओएस वालों को। एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो प्रेगनेंसी अच्छी आने के लिए होती है, वो नहीं हो पाती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मिसकैरेजेस के चांसेस ओबीज पेशेंट में ज्यादा हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट कारण एक और चीज होता है कि अबनॉर्मल प्रेगनेंसी। हो सकता है कि आपके बच्चे में कुछ कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज हो, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो, इसकी वजह से हो सकता है कि पेट में प्रेगनेंसी का बेबी का डेथ हो सकता है, जिसको हम लोग सडन आईयूडी बोलते हैं। या तो बेबी डिलीवरी के बाद कुछ अबनॉर्मलिटीज भी हो सकती है, स्पेशली हार्ट की अबनॉर्मलिटीज या तो फिर नर्व की प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है कि मम्मी को डायबिटीज हो जाती है। जनरली ओबीज पेशेंट को चांसेस होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि आप डायबिटिक नहीं थे लेकिन प्रेगनेंसी में आप डायबिटिक हो जाते हो। आपकी शुगर बढ़ने लगती है सर्टेन ड्यूरेशन के बाद, 5 महीने या 6 महीने के बाद। इसलिए आपके लिए रेगुलर चेकिंग ऑफ द ब्लड शुगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार शुरुआत में चेक करा लिया तो नहीं चलता है, फिर हम लोग 6-7 मंथ में करते हैं और इसके बाद आपको लगता है कि बेबी का वेट ज्यादा हो रहा है तो हम लोग इसको रेगुलर चेकअप करते हैं शुगर का। ये कभी भी आपका बढ़ सकता है और अकॉर्डिंगली हमको शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ओबीज पेशेंट्स को बीपी की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी बीपी की दवाई भी खानी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी के बारे में अगर हम सोचे तो थोड़ा मसला होता है, डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं। जनरली नॉर्मल डिलीवरी के लिए कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है और कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज यानी कि फोर्सेप्स भी लगाना पड़ सकता है। और समटाइम्स क्या होता है कि लेबर स्टार्ट ही नहीं होते हैं या प्रोग्रेस नहीं करते हैं और सीजर करना पड़ता है। ओबीज पेशेंट का सीजर करने में एक सर्जन को भी थोड़ी सी परेशानी होती है, आपको बहुत अच्छे से ऑपरेशन करना होता है। ऑन द सेम टाइम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन ज्यादा होता है, तो हमको बहुत अच्छे पेन किलर्स देने होते हैं। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर सकता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर बोलते हैं ओटी के बाद भी कि लंबा सांस लीजिए, रोकिए और छोड़िए। जल्दी जल्दी पैर हिलाने के लिए मैं बोलती हूँ कि आप प्लीज पैर हिलाते रहिए। और बेड से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, जल्दी चलने के लिए बोलते हैं।
उनको अच्छी एंटीबायोटिक्स देनी होती है क्योंकि उनको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और इजी रिटर्न टू योर नॉर्मल लाइफ, जहाँ पे उनको नॉर्मल लाइफ की जिंदगी में आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। डिलीवरी के बाद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, तो सबको नहीं तो किसी किसी को हो सकता है। यानी कि पैर का कुछ क्लॉट है जाकर के लंग्स में कभी भी डिपॉजिट हो जाता है और इसे कभी कभी हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। और हिपैरिन के इंजेक्शन है जो हम लोग ओटी के बाद इन सच पेशेंट को देते हैं। स्टॉकिंग्स होती है वो भी पहनने के लिए बोलते हैं, और बहुत अच्छे से हाइड्रेशन यानी कि लिक्विड इंटेक करने के लिए बोलते हैं ऑपरेशन के बाद। यही बात है ऑपरेशन के बाद की कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो काफ़ी पेट निकल जाता है और उसके लिए भी एक नैगिंग पेन है जो हमेशा रहता है, जिसके लिए एब्डोमिनल बेड लेना पड़ता है। और आपकी डाइट के लिए अच्छे से डाइटिशियन का रिकमेंडेशन बहुत ज़रूरी रहता है। वो भी इस पेशेंट को मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे से डाइटिशियन से आप रिकमेंड कीजिए अपनी डाइट, ताकि आप वेट और ज़्यादा पुट ऑन नहीं करें, नहीं तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। तो इस तरह से एक टेक होम मैसेज तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें, मेक इट श्योर कि आपकी वेट ज़्यादा नहीं हो। आप इंची टेप से एब्डोमिनल गर्थ, पेट में कितना मोटापा है ज़रूर उसको नाप लें। आप उसको डाइट और एक्सरसाइज करके कम करने की कोशिश कीजिए, और ये जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्टिमम लेवल पे हो जाएगा, तभी प्लान कीजिए। अगर अनप्लान प्रेगनेंसी होगी तो मिसकैरेज, abnormalities इन द बेबी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ऑल सब कॉम्प्लिकेशंस जो ऑपरेशन के बाद होती है होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, आपका वेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा और आपको जानना होगा कि आपको क्या क्या करना है जिससे आपका वजन ज़्यादा नहीं हो। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बनी रहिए, और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच।